हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। और आइए आज फिर हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका प्लेलिस्ट दिया है जिसमें आपको सभी वीडियो मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। देखिए, नरम तने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हमारे लोगों के पास हैं। नरम तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? वृक्ष, प्रतान, झाड़ी या शाक कहते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे नरम तने वाले पौधे होते हैं उसको हम शाक कहते हैं। ये जमीन पर कहीं भी उग जाते हैं। इनका तना नरम, हरा तथा प्रकाश संश्लेषित होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, समुद्र में तैर रही एक शार्क क्या दिखाती है? जो समुद्र में तैर रही जो शार्क होती हैं दोस्तों, वो क्या दिखाती हैं? कर्षण, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, बेलन घर्षण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कर्षण। द्रव गतिशीलता में ड्रैग एक बल होता है, आसपास के तरल पदार्थों के संबंध में वस्तु की गति के विपरीत कार्य करता है। जो समुद्र में तैर रही शार्क होती है वो ड्रैग अथवा कर्षण दिखाती है। यह दो द्रव पर्त या तरल पदार्थों के एक ठोस सतह के बीच मौजूद हो सकता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकों का उपयोग। विद्युत चुंबकों का उपयोग निम्न में से किया जाता है? एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर, विद्युत घंटी में या रेफ्रिजरेटर में। तो दोस्तों, जो विद्युत चुंबक का उपयोग है वो विद्युत घंटी में किया जाता है। विद्युत घंटी धातु की बनी होती है जिस पर विद्युत चुंबक की क्रिया द्वारा बार बार एक हथौड़ा का प्रदान करना होता है। एक हथौड़ा लगाया जाता है, इस कुंडली में धारा का एक जब प्रवाहित होता है तो यह आवाज़ निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्पतम सघन। अल्पतम सघन ग्रह जिसकी सघनता जल की सघनता से कम होती है, कौन सा? बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस या शनि। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शनि। शनि जो है वो अल्पतम सघन जिसकी सघनता जल के कंपैरिजन भी कम होती है, वो शनि है। और शनि सूर्य का 6वां ग्रह आता है जो कि बृहस्पति में सौरमंडल के बाद सबसे बड़ा ग्रह होता है। अगला प्रश्न है, अलगी शैवाल क्रिप्टोगेम के किस अनुभाग से संबंधित है? थैलाफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइटा। तो दोस्तों, अगर हम एल्गी की बात करें तो ये थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत रखा गया है। इनमें पादपशयी माद थैलस के समान होता है। जड़, तना, पत्ती ये अलग अलग पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ थैलस के आकार के होते हैं। दोस्तों, अगला है, चमकदार। चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील आँखों की प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। शंकु, श्लाका, जिसको रॉड्स भी हम कहते हैं, परितारिका यानी कि आइरिस, पुतली यानी कि प्यूपिल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, जो चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील होते हैं उसको हम शंकु कोशिकाएं कहते हैं, जिनके द्वारा दिन के समय वस्तुओं को देखा जा सकता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जीवों में वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है क्या है? जैव मंडल, समुदाय, प्रजातियां, जैव समुदाय इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों, उन्हें प्रजातियां कहते हैं कि जीवों का वह समूह जो परस्पर एक दूसरे से मेल खाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रजातियां कहते हैं। ये जीव जनन द्वारा अपने आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न उल्लेखित रोगों में से किस एक को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है? मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, यकृत शोथ, हेपेटाइटिस, कैंसर, एड्स। तो हेपेटाइटिस को हम टीकाकरण के द्वारा रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, न्यूनतम या बिना रसायनों के प्रयोग की कृषि खेती प्रणाली का उपयोग खाद के अधिकतम निवेश, खेत अवशेष और जैव कारक का उपयोग कहलाता है। जैव उर्वरक कृषि, जैव कृषि, आनुवांशिक हेरफेर या जैव रासायनिक कृषि। तो दोस्तों, जो आधुनिक प्रणाली है वो जैविक कृषि के अंतर्गत आती है, जिसमें न्यूनतम या बिना रसायन के प्रयोग की कृषि की जाती है। इसमें खाद के रूप में खेत में जो अवशेष होते हैं, गोबर, पत्ती, सड़े फल, सब्जी आदि का उपयोग किया जाता है। उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें पशुओं में जल संवहनी तंत्र होता है। मोल्यूकस, प्लैटीहेल्मिन्थीस, स्लेंट्रेटा या एकाइनोडर्मेटा। तो जो जल संवहनी तंत्र पाया जाता है वो एकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में पाया जाता है।
और जितने समुद्र प्राणी होते हैं सब इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं, जैसे स्टारफिश आदि सम्मिलित रहते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन का उदाहरण है संरक्षण अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्वि अपघटन अभिक्रिया। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एक विद्युत अपघटन अभिक्रिया अर्थात रासायनिक अपघटन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदूषित हवा में सांस लेने से होने वाली बीमारी, चेचक, पीलिया, दमा, हैजा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा दमा। इसे हम अस्थमा के नाम से भी जानते हैं, जिससे जो श्वास मार्ग होता है उसमें सूजन आ जाती है और रोगी का प्रतिरोधी तंत्र खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस ओर निर्देशित होता है, दक्षिण, पूर्व, उत्तर या पश्चिम। तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्तर की ओर निर्देशित होता है। ये पृथ्वी जो है एक विशाल चुंबक है दोस्तों, जो जिसका अक्ष लगभग पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर पड़ता रहता है। अगला प्रश्न है, जब विद्युत धारा किसी तार से प्रवाहित हो रही होती है तो तार से होकर गति करने वाले कण को क्या कहते हैं, प्रोटॉन, अणु, आयन या इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर की गति करने वाले कण क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, आभासी, वास्तविक, अपवर्तित या प्रतिलोमित। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आभासी। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। पुरुष, महिलाएं और बच्चों की आवाज़ों में अंतर के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है, घोषतंत्री, फेफड़े, ग्रसनी या श्वास नली। तो इसको हम कहेंगे घोषतंत्री। जो वोकल कार्ड्स होते हैं अर्थात जो घोषतंत्री होता है वो पुरुष, महिलाओं और बच्चों की आवाज़ों में अंतर का एक मुख्य कारण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या अनियमित षटकोणीय होता है, तंत्रिका कोशिका, शल की उपकला, संयोजी ऊतक या अस्थायी कोशिका। तो दोस्तों जो शल की अनियमित और षटकोणीय होता है उसको हम शल की उपकला के नाम से या शल की उपकला भी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इन जलीय विलयन में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। इन जलीय विलयन में टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है सोडियम कार्बोनेट या कॉपर सल्फेट, दूध, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका सही आंसर होगा दूध। जो जलीय विलयन में दूध टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। दूध एक अपारदर्शी सफ़ेद द्रव है जिसमें वसा के कारण टिंडल प्रभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति होती है, रसोनुवर्तन, जल अनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। जो प्रकाश की ओर प्रवाह की गति होती है वो प्रकाशानुवर्तन गति कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, धातु की छड़ें द्रव में डूबी होती हैं जिनसे बैटरियों को परिपथ में संलग्न किया जाता है, क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोड या विद्युत रोधक कहलाता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इलेक्ट्रोड कहलाता है कि धातु की छड़ें जब द्रव में डूबी होती है जिनमें बैटरियों का परिपथ संग्रहित किया जाता है उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। और अलग अलग प्रकार की बैटरियों में अलग अलग धातु के बने इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये धनावेशित होते हैं और ऋणावेशित भी होते हैं। एक पादप कोशिका में हरित लवक का अभाव इससे होता है। इससे निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा, प्रजनन, श्वसन, भोजन का उत्पादन या भंडारण। तो जो प्रभावित होने वाला है वो है दोस्तों भोजन का उत्पादन। अगला प्रश्न है, जेट हवाई जहाज़ों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है, डीजल, केरोसिन, CNG या पेट्रोल। तो जो जेट हवाई जहाज़ों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है वो केरोसिन होता है। केरोसिन एक तरल खनिज है जिसका उपयोग दीप स्टोव में जलाने में होता है दोस्तों। अस्थायी चुंबक निम्न के बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, मृदु लोहा के होते हैं या स्टील के होते हैं या तांबा के होते हैं। तो जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो मृदु लोहे के बने होते हैं जिनमें 0.3% कार्बन होता है। उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब, मतलब पहाड़ों की चोटियों पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, फिर बढ़ता है या
घटता है दोस्तों। तो हमेशा जितना जितना ऊपर आप आसमान की ओर जाएंगे आपका जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होता जाएगा और पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? बार होता है। आभासीय प्रतिबिंब सदैव होता है हासित, प्रतिलोमित, परिवर्धित या ऊर्ध्व शीर्ष द्वारा होता है। तो आभासीय प्रतिबिंब सदैव ऊर्ध्व शीर्ष होता है। अगला प्रश्न है, आमाशय की आंतरिक अस्तर लाइनिंग निम्न में से किसके एक के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सुरक्षित होता है? पित्त, पेप्सिन, श्लेष्मा, लारदार, एमिलेज। इसका सही आंसर होगा दोस्तों श्लेष्मा। श्लेष्मा ही जो है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया को सुरक्षित करता है। हेपेटाइटिस का कारण होता है जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो जो हेपेटाइटिस है वो विषाणु के कारण होता है। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही पाया जाता है। यह जीवित कोशिकाओं में ही वंशवृद्धि कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनाइन हमेशा से जुड़ा होता है ग्वानिन से, साइटोसिन से, यूरेसिल से या थाइमिन से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा थाइमिन से। जो आधार युग्मन नियम के अनुसार जो एडेनिन होता है वो थाइमिन से जुड़ा होता है जो DNA के न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित 4 क्षारकों में से एक होता है या इनके जो प्रोटीन है उनमें से एक होता है। वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो प्रजातियों के सततीकरण अवधिवरण में मदद करती है परिचालन कहलाती है, प्रजनन, पाचन या श्वसन कहलाती है। तो जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो प्रजातियों के निरंतर या प्रजातियों को बढ़ाती है उसको दोस्तों हम प्रजनन कहते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा, प्रोटीन संश्लेषण में होता है नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी उपकरण। तो प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम होता है। राइबोसोम सजीव कोशिकाओं के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अनुवांशिक पदार्थों के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में भी परावर्तित करते हैं। दोस्तों आज फिर हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए जो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।